वो अगर बोल रहा है कि कुत्ता बिल्ली है तो कुत्ता बिल्ली है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, कंफ्यूजन होना। ऑफलाइन बैच में बच्चे यही बोलते हैं सर राजा रानी कैसे हो सकता है। आप ध्यान से देखिए आपको एच में क्या दिख रहा है। मुझे तो एच में 8 दिखता है। कैसे? ये लो जी 8 बन गया। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे हैं, जैसे जी। आपको जी में क्या दिखा? सर मुझे तो जी में 7 दिख गया। तो जी का नंबर कितना होता है? 7। अच्छा एक और लेते हैं, टी। मुझे इसमें 20 दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ये देखिए T20 क्रिकेट मैच। पता ही आपको बच्चे क्या करेंगे? ब्लड रिलेशन। इतना आसान क्वेश्चन यार, नहीं मैं गलती कर रहा हूँ। कम से कम 4 से 5 मिनट वो इसी क्वेश्चन में लगा देगा। आपके एग्जाम में गलत क्वेश्चन भी आएंगे और मैं तो कहता हूं गलत क्वेश्चन भी डालने चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुलिसिया एकेडमी पर। तो जैसा कि हमें पता है 28 दिसंबर से आपके एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे एज अ टीचर ये लगता है कि अब आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा है बहुत है, आपके लिए सफिशिएंट है। अब आपको करना क्या है? अपनी उन चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आपने उठाया और स्टार्टिंग से उसको रिवाइज करते चले गए। दूसरा तरीका यह है, आपको यह देखना है कि आप किस पोर्शन में वीक हैं। सपोज मैं रीजनिंग की बात करूं, अगर आपको लगता है मैं सीरीज वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाता तो वो आपकी वीकनेस है, और आप अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस जल्दी कर देते हैं, तो आपको रिवीजन में केवल सीरीज वाले क्वेश्चंस की रिवीजन करने की जरूरत है। अब अगला सवाल ये उठता है कि मैं पता कैसे करूं कि मैं किस में कमजोर हूं, मेरी किस में वीकनेस है। उसके लिए क्या है? आपको एक मॉक लगाना है प्रीवियस ईयर का। मैं आप लोगों के लिए आज एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। 30 क्वेश्चंस हैं, आपको चेक करना है कि आपका लेवल क्या है, आप अभी कहां लाए कर रहे हैं। 30 मार्क्स का ये मॉक होगा रीजनिंग का। सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पर भेज दूंगे। मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं डाला है, कुछ भी मैंने बाहर से या कहीं से नहीं उठाया है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो एनटीपीसी के ही एग्जाम में आए हुए हैं। आपको देखना है और चेक करना है कि आपका लेवल क्या है, आप 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आपको अपने वीक टॉपिक्स को अंडरलाइन करना है, उनको रिवाइज करना है। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक जरूर करना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। जितने भी क्वेश्चंस अभी स्क्रीन पर आएंगे, आपको वीडियो पॉज करके इन्हें खुद सॉल्व करना है। आपको खुद देखना है कि आप अभी किस तरह से सॉल्व करते हो, कहां लाए कर रहे हो। उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया तो आप उसे पिक करो, नहीं पसंद आया, आपका सॉल्यूशन और अच्छा है, आप मुझसे भी ज्यादा जल्दी निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन ये सर ने ज्यादा अच्छे से समझा रखा है, ये ट्रिक सर की अच्छी है, तो आप मेरा पिक कर लीजिए। क्लियर है? आपको ये 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा। क्लियर है? चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, विस्तार का मान क्या होगा यदि चिन्ह भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेरे हिंदी हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस को हिंदी में सॉल्व कराऊंगा, एज वेल एज मैं इंग्लिश को भी उसमें लेकर चलूंगा। क्लियर है? चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? पहले आपको खुद करना है वीडियो पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपने खुद सॉल्व किया होगा। अब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम भाग और गुणा के साइन को बदल दें तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था 45, 0.4, 21, 3 और 1। ये क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं? आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको इसमें सिंबल नहीं डालने। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी सिंबल नहीं डालने। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अभी आगे और आएंगे, सिंबल नहीं डालना। आपको क्या करना है? यहां भाग दे रखा है, आपको क्या करना है? चेंज हो गया इनटू। क्लियर है? उसके बाद क्या था? माइनस का माइनस। यहां क्या आ जाएगा? आपका डिवाइड था, यहां आपका इनटू था, यह आ गया डिवाइड, और ये क्या था? आपका प्लस। आपने बना दिया। अब आपको इसे माइंड में, आप एक एक स्टेप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है आप उसे माइंड में सॉल्व करिए। किस तरह से करना है? आपकी रिवीजन क्लास है, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर रहे होंगे इसको। अब हम डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे? आपने देखा कि ये डिवाइड का साइन है, बोर्ड मास हम सबको पता है, 3 सत्ते 21, 7 आ गया, -7 में से 1 गया, मतलब यहां पर क्या आएगा? -6। कहने का मतलब मेरा यह है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके -6 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। उससे पहले एक बात और, आपको ऑप्शन से भी खेलना आना चाहिए कि मैं ऑप्शन से कैसे हटा सकता हूं। एक बात बताइए, ये पॉजिटिव टर्म है,
ये टर्म 6 से तो बड़ी रहेगी, और इसमें से हम 6 घटाएंगे तो क्या हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? माइनस में है, तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन ए आपका पहले ही हट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? 0.4 है। आप इसको किस तरह से कर रहे होंगे? यहां 5 का मल्टीपल है तो मैं समझ गया, यहां मैंने पॉइंट हटा के 10 लगाया, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 में से 6 गया, 12 मेरा आंसर। क्या 12 ऑप्शन में है? हाँ है, 12 आपका आंसर हो गया। 20 सवाल का आंसर है। क्लियर है? इस तरह से करेंगे। चलिए जल्दी करते हैं अगले क्वेश्चन। मैं इस वीडियो को जब अपलोड कराऊंगा तो बीच की चीजें मैं आपकी कट करा दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उन चीजों पर, आप डायरेक्ट चीजों को सॉल्व कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका सीरीज का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, इफ टाइप के क्वेश्चंस को ना माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको केवल अपनी स्क्रीन पर देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1, 1.5, 2.5, 4। मैं देखते ही समझ गया। क्या लगा? 0.5। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। 1, 1.5, 2.5, 4 आपको अगला बताना है, और उसके बाद भी आपका दे रखा है 8.5। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको ये चीज देखनी है, इनमें कितना इंक्रीज हो रहा है। कितना हुआ अभी? 0.5। कितना हुआ अभी? 1। कितना हुआ अभी? 1.5। कितना हुआ? अब आपको यही देखना है। अब एक बात बताइए, 0.5 बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर 0.5, मतलब आधा आधा नंबर बढ़ता जा रहा है। 1.5 बढ़ गया। अब यहां क्या बढ़ेगा? 2 इंक्रीज हो रहा होगा। 2 इंक्रीज होगा, यहां कितना आ जाएगा? 6। यहां 2 हो गया, अगला कितना इंक्रीज होगा? 0.25। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 6 में जैसे 2.5 जोड़ेंगे 8.5 आया। हाँ आया, आपका आंसर हो गया। क्या 6 ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। 6 आपका आंसर है। क्लियर है? इस तरह से इस क्वेश्चन मैं ये लिख के दिखा रहा हूं, आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको वो स्क्रीन पर देखना है। सीरीज बन रही है, समझ में आ रही है, बढ़िया है, वरना स्किप करें और आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? Which one of the following is not a omnivorous? पहले आपको ये समझना है कि सर्वाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है। आपको शाकाहारी पता होगा, आपको मांसाहारी पता होगा, आपको सर्वाहारी में बहुत से बच्चे जिन्हें सर्वाहारी वे होते हैं जिन्हें जो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो घास भी खा ले और वो मांस भी खा ले, वो कौन हो गया आपका? सर्वाहारी। आपको इन 4 में से ऑड वन आउट करना है। आपको वो बताना है इनमें से कौन सा सर्वाहारी नहीं है। चूहा बोथ है, चींटी बोथ है, भालू भी दोनों है, सांप फंस गया। सांप कौन है? सांप कौन है? सांप मांसाहारी है। क्लियर है? सांप जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। डी इस सवाल का आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको देखते ही करने, बिल्कुल भी कॉपी पेन टच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीरीज का आ गया, अल्फाबेट सीरीज का। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, वो क्या करेंगे, पहले इसको अपनी रफ शीट में लिख रहे होंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या जरूरत है भाई लिखने की? आपको सामने साफ दिख रहा है कि यार ये सीरीज, आप उसको लगाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? क्या कह रहा है? देखिए, देखते ही इसका आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? BZWSN। मुझे एक बात पता चली, सारी उल्टी चल रही है, रिवर्स में चल रहा है। क्या हो जाएगा भाई? चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। BZWSN क्वेश्चन मार्क। यहां आपको बताना क्या आना है। देखिए, अगर आपको नंबरिंग पता है अल्फाबेट्स की तो बहुत बढ़िया है। आपको नहीं पता, बच्चे करते क्या है, एग्जाम में जब आपको रफ शीट मिलती है, बच्चे उसमें ABCD लिख रहे होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, उसमें जिसको नहीं पता कि अल्फाबेट्स की जो वैल्यूज है वो क्या होती है, वो ABCD लिखने में बिजी हो जाते हैं। A1, B2, C3। और इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका चेकर आ गया, उसने देखा कि आपने एग्जाम शुरू होने से पहले लिख रखा है, वो आपकी शीट चेंज करा देगा। ऐसे में होगा क्या, आपके 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं, 1 या 2 नंबर की बात है, आपका पूरे एग्जाम में मूड खराब रहेगा कि यार उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, या मतलब मेरी शीट हट गई, अब मैं ये क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा। आपको आता हुआ क्वेश्चन भी होगा, बहुत इस जगह आप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम प्रेशर इतना हो जाएगा, और ऊपर से उसने आपको वो बोल दिया, टोक दिया, आपका वही दिमाग खराब हो जाएगा। तो उससे बढ़िया ये, क्यों ना इन चीजों को याद कर लो, क्यों ना इन चीजों को समझ लो। आप मेरी बात समझ पा रहे? आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सुबह उठकर 5 मिनट भी इस चीज की प्रैक्टिस करें और 10 दिन भी कर ले, बहुत है। आप डेली उठकर इसकी प्रैक्टिस करिए। कैसे? आपको नंबरिंग तो डालनी है। बी की वैल्यू कितनी होती है? 2, 26, T 20 होता है, T U V W कितना हो गया? 23, S 19, N 14। अगला आपको बताना है। क्या अब ये चीज और आसान नहीं होगी?
अगर आपको नंबरिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नंबरिंग डालिए इसकी, आपको साफ दिख रहा होगा। क्या हो गया अभी 26 के बाद एक आ जाता है ए, जेड के बाद ए, अगला बी, मतलब ये 2 का अंतर आ गया। यहां कितने का आ गया 3 का, यहां कितने का आ गया 4, यहां कितने का आ गया 5, अगला कितने का होगा 6 का अंतर होगा। 14 में से 6 गया 8, 8 का मतलब एच, एच इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ रहे? देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी और आपको करनी पड़ेंगी। किस तरह से होगा एच, देखिए मैंने कई चीजें कैसे करी थी या मैं उन चीजों को कैसे करता हूं आपको मैं हल्का बताता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से आने लग जाए। कुछ चीजों की ट्रिक भी है, जैसे एच। आप ध्यान से देखिए आपको एच में क्या दिख रहा है। मुझे तो एच में 8 दिखता है। कैसे? ये लो जी 8 बन गया। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे हैं, जैसे जी। आपको जी में क्या दिखा? सर मुझे तो जी में 7 दिख गया। तो जी का नंबर कितना होता है 7। अच्छा एक और लेते हैं टी। मुझे इसमें 20 दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ये देखिए T20 क्रिकेट मैच, पता ही आपको, ठीक है। टी में 20 होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप खुद रिलेट कर सकते हैं खुद। एक तो हो जाएगा कि आपके नाम का लेटर, मेरा नाम आर से स्टार्ट होता है, मुझे पता है आर की वैल्यू 18 होती है। ये लो जी, आप इन चीजों को समझ रहे हैं। इसी तरीके से आपको इन चीजों को करना है। आप अपने नाम का भी याद रख सकते हैं, अपनी फैमिली के नाम का याद रख सकते हैं। फर्स्ट लेटर आपको याद हो जाएगा, 26 ही तो है ये। क्यों? इनकी वजह से आपको वो एग्जाम में वो पहले से लिखने, बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जो उसको पहले लिख रहे होंगे, जिसको ये आता है वो तो वेल एंड गुड है। तो समझ गए इसका आंसर क्या होगा 8, मतलब कि एच इस सवाल का आंसर है और एच है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है बी सी का इकलौता पुत्र है जिसकी कोई पुत्री नहीं है। के सी के पोते की पत्नी है। बी का के से क्या संबंध है? देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैंने इसको अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इतने अच्छे से ये चैप्टर करा रखा है, बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। आपको इस चीज को समझना है। अगर आप कहेंगे ये चैप्टर मैं भी आपको कराऊंगा, काफी यूनिक अप्रोच है, मैंने खुद उसको बनाया है, खुद ही उस चीज को बिल्ड किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ब्लड रिलेशन का एक अलग से टॉपिक लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं बी सी का इकलौता पुत्र है। सी बी उसका पुत्र है तो बी नीचे आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सी का रिलेशन पता चला? आई मीन सी का जेंडर पता चला? सी मेल है या फीमेल है? नहीं पता चला, कुछ भी नहीं डालेंगे। जैसे ही एक जनरेशन गैप होगा एक स्टेप नीचे आ जाएगा। अगर वो बेटा है मतलब मेल है तो प्लस का साइन, फीमेल है तो माइनस का साइन। आप मुझे बताएंगे, मैं ये कंप्लीट इसका एक टॉपिक बनाकर लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल इसे समझिए आप कैसे कर रहे होंगे। एक जनरेशन गैप हो गया, इससे पता चल रहा है कि हाँ ये इससे अपर जनरेशन है, ये इससे लोअर जनरेशन है। क्लियर है? सी और बी के बीच में रिलेशन हो गया, हमें इतना ही दे रखा है। अगली लाइन पढ़ते हैं और निकालते हैं इसका। फिर कह रहा है जिसकी कोई पुत्री नहीं है, इसकी कोई पुत्री नहीं है, सी की ही बात कर रहा है, सी की कोई बेटी नहीं है। इसका मतलब इसने पहले ही बोल दिया था कि इकलौता पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है, मतलब इसका केवल ओनली एक ही सन है, ये एक ही बेटा है। हमें इन दोनों चीजों कंक्लूजन इसका हम यही निकालते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सी के पोते की पत्नी है। एक बात बताइए, सी का पोता कब होगा? जब इसके बेटे का भी बेटा होगा। ये लो जी, एक यहां आ जाएगा क्या? अननोन। ये अननोन कौन है? ये इसका बेटा है जिसके बारे में बता नहीं रखा, बी का बेटा। क्लियर है? अब वो इसकी पत्नी है। ये लो जी, शादी करा दी, ये के आ गई वाइफ। समझ पा रहे हैं? देखिए बहुत अच्छी मैंने अप्रोच बनाई है, आप इस चीज को देखना समझना। इन दोनों की शादी होगी, इसका मतलब मैंने इन दोनों को क्रॉस करा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। बी और के बी का के से क्या संबंध है? देखिए ये चीज बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा निकाल देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों के रिलेशन में। हमेशा ध्यान रखो, इसको हमेशा ऐसे बनाना। उसने पूछा है बी का के से क्या संबंध है, आपको बी का रिलेशन बताना है। ये इसकी कौन है? इसके बेटे की वाइफ है, मतलब ये कौन हुआ बंदा? ससुर। आपसे यही तो पूछे। ये कौन है? फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कब और बढ़िया हो सकता था? जब वो उसमें एक पुत्रवधू का भी दे देता, डॉटर इन लॉ भी दे देता, तब ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। बच्चे पुत्रवधू भी कर रहे होते। समझ पा रहे हैं? फादर इन लॉ इस सवाल का आंसर हो गया। बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, सारा निकाल दोगे, मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे बच्चे ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा निकाल देते हैं, एंड में फंस जाते हैं कि यार इसका पूछा या इसका पूछा। क्लियर है? आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया वीडियो को बैक करें, क्वेश्चन दोबारा देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लॉजिक को
इस तरीके से लिखा जाता है तो फ्रूट को कैसे लिखेंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, समझिए, रुकिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। कुछ ही चीजें होती हैं जो आपकी चल रही होती है, मैं एक बार बता देता हूं। सपोज ये आपकी चीजें दे रखी हैं और ये इसका आपको बता रखा है, हो क्या रहा होगा? या तो वो इन्हीं के अल्फाबेट प्लस कर रहा होगा, जैसे ये आपका ए है, ये आपका सी होगा, ये आपका डी है, ये आपका एफ होगा, मतलब कि वही +2 कर रहा होगा। एक ये अप्रोच लग जाती है। अगली अप्रोच क्या लग जाती है? ए यहां है तो ये ए यहां कर देगा, डी इधर है, डी इधर, कहने का मतलब ये, समझ पा रहे हैं? एक ये सेकंड अप्रोच ये लग जाती है। और अप्रोच क्या लग जाती है? इनके अल्फाबेट ही बिल्कुल चेंज कर देता है। ए का नंबर क्या होता है? 1 होता है, इसके अपोजिट क्या आएगा? Z, तो ए के अपोजिट में Z डाल देगा, ठीक है। बी होता है, ये रहा बी, बी कितने पर होता है? 2, बी की वैल्यू 2 थी। अगर इसका मैं अपोजिट देखूं अल्फाबेट में तो क्या होगा? Y, तो यहां Y डाल देगा। मतलब इस तरीके से चलते हैं। आई होप मैं ये चीज समझता हूं कि आपको इतना पता होगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट विद इन 5 सेकंड इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि आपसे कह रहा है यदि लॉजिक को इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको फ्रूट का बताना है। मुझे एक बात बताइए, LO लॉजिक का जो LO है वो उसने रिवर्स लिख दिया, तो फ्रूट का जो F और R है वो रिवर्स नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब ऑप्शन डी पर नजर डालिए। लास्ट की वर्डिंग देखिए, F और R, क्या किसी और में है? ऐसा नहीं है, डी आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर किसी में F और R है तो वो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, हम उसमें चेक कर रहे होंगे। समझ पा रहे इस बात को? आपको बिल्कुल भी आगे की चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपने बस ये 2 चेक किए, बाकी ऑप्शन में ये चीज है ही नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? डी सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तीरंदाजी एक राष्ट्रीय खेल है, इनमें से किस देश का? देखिए रीजनिंग में आपकी जनरल नॉलेज भी चेक करी जाती है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। जैसे टर्की का नेशनल गेम क्या है? अभी टर्की का है ऑयल रेसलिंग, वहां का बहुत फेमस है, उनका नेशनल गेम है ऑयल रेसलिंग। बी चाइना का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस, ठीक है। डी भूटान का क्या है? तीरंदाजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भूटान इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, जापान। भाई जापान का नेशनल गेम क्या है? सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जापान का नेशनल गेम क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अभी बता देता हूं। जापान का जो नेशनल गेम है वो है क्या? सुमो। देखी होगी सुमो रेसलिंग, वो मोटे मोटे से आदमी होते हैं, नंगे से रहते हैं और वो मतलब रेसलिंग करते हैं। सुमो जापान का नेशनल गेम है। आपने देखा होगा ट्रंप और ये जब जापान गए थे तब इन्होंने वो मतलब उस गेम को देखा था, एक वीडियो भी वायरल हुई थी काफी। चलिए ठीक है, आपको ये चारों कंट्रीज के नेशनल गेम पता चल गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। क्वेश्चन कह रहा है समरूप शब्द को पूरा करिए। अशिक्षित जैसे रिलेटेड है शिक्षित से, बाढ़ किससे रिलेटेड होगा? एक बात बताइए, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसका संबंध है पढ़े लिखे से, अपोजिट है, तो बाढ़ का किससे होगा संबंध? बाढ़ मतलब सूखा। भाई एक जगह बहुत बाढ़ आ रही है, एक जगह सूखा पड़ा हुआ है, 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके 2 सेकंड और 3 सेकंड में हो जाएंगे। ये क्लियर है आपका? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए एक एक लाइन पढ़ते जाइए और इसका जो भी आपका मैप है वो उसको बनाते जाइए, ठीक है। क्या कह रहा है ये? धरुण का एक भाई आनंद है। ये धरुण है, इसका एक भाई है, उस भाई का नाम क्या है? आनंद है। आनंद भाई है तो ये प्लस का साइन, हमें इसका भी जेंडर नहीं पता चला, ऐसे छोड़ देंगे। क्लियर है? आप ये मत समझना कि धरुण लड़के का नाम लग रहा है तो ये बॉय होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो मैं आपसे बोलूं सोनू, तो आप सोनू में क्या प्लस लगाएंगे, बॉय लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सोनू लड़कियों का भी तो नाम होता है। जब तक वो स्पेसिफाई ना कर दे कि ये किसका जेंडर है, हम उसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे इसी चीज में गलतियां कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली लाइन क्या कह रहे हैं? धरुण कुमार का पुत्र है। धरुण जो है वो किसका बेटा है? देखिए अब पता चल गया ये एक बेटा है, किसका? कुमार का। क्लियर है? आगे लाइन पढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कृष्ण कुमार के पिता हैं। कुमार के पिता कौन है? कृष्ण। अब देखिए दोनों के हो गए, कंफ्यूज ना हो जाओ तो यहां कृष्ण लगा दिया, ये कुमार है। क्लियर है? ये इसके पिता हैं। कृष्ण कुमार के पिता हैं। कुमार के पिता कौन है? कृष्ण। इनका हमें जेंडर पता चल गया, ये मेल है। आगे ये क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आनंद कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। देखिए फिर वही बात आ गई, कृष्ण और आनंद इन दोनों में पूछा है कि आनंद कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इसने ऐसे पूछा है। ये कौन होगा? पोता, ग्रैंडसन।
क्लियर है, ये इसका आंसर है। लेकिन आप ऑप्शन पे एक बार नजर डालिए, ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, ए ऑप्शन आपको कह रहा है दादा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे होंगे और ए आंसर लगा रहे होंगे, और ए इसका आंसर नहीं है। उसने रिलेशन किसका पूछा है, इसका पूछा है। क्लियरली उसने मेंशन करा है कि आनंद कृष्ण से कैसे संबंधित है। आनंद कैसे संबंधित है, आप इस बात को 2 बार पढ़िए, अगर ये पढ़ो इस लाइन को तब आपको समझ में आएगा। आनंद कैसे संबंधित है, इसका क्या रिलेशन है, भाई ये तो पोता है ना, ये दादाजी है। अगर वो पूछता है कृष्ण कैसे संबंधित है, तो ये दादा होते। इस बात को समझ पा रहे हैं। मैं बार बार इस चीज पर आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चा कहां गलती कर रहा होता है। आप यही गलती कर रहे होंगे, और एग्जामिनर भी इतना चालाक है कि उसने ऑप्शन ए दे रखा है पहले ही दादाजी। बहुत से बच्चों ने ए करा होगा। अब इसको ठीक कर लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल पोएट्स आर रीडर्स, नो रीडर इज वाइज। सभी कवि पाठक हैं, कोई भी पाठक बुद्धिमान नहीं है। देखिए इसको देखते ही आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसका एक और तरीका है, हम इसको वेन डायग्राम से देख रहे होंगे। क्या कह रहा है ये, सभी कवि पाठक हैं। जितने भी आपके कवि हो गए वो सारे कवि कौन है, पाठक हैं। ठीक है, ये सारे कौन है आपके पाठक हैं, और ये सारे कौन है आपके कवि हैं। आपको इतना बना देना है। जैसे ही आपने ये बना दिया, अब आपको अगली लाइन पढ़नी है। अगली लाइन क्या कह रहा है, कोई भी पाठक बुद्धिमान नहीं है। पाठक मतलब ये सारे, क्लियर है, ये सारे क्या है, बुद्धिमान नहीं है। मतलब बुद्धिमान जो है वो वाइज जो है वो अलग आ गया। ठीक है, अलग आ गया। अब आपने इस चीज को बना दिया, ये आपका एक कंप्लीट बन गया। अब आपको इसको देखकर उसका कंक्लूजन बताना है कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। आप स्टेटमेंट को समझ गए, स्टेटमेंट को देखकर आपने वेन डायग्राम बना दिया। अब इस वेन डायग्राम को देखकर आपको स्टेटमेंट देखनी है। 2 ही स्टेटमेंट है, आपको बतानी है क्या वो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। क्या कह रहा है अभी, पहली स्टेटमेंट कह रहा है क्या, नो पोएट इज वाइज, कोई भी कवि बुद्धिमान नहीं है। अब एक बार बताइए, कवि ये रहा, बुद्धिमान ये रहा, कोई भी कवि बुद्धिमान नहीं है, कोई रिलेशन है ही नहीं इसके बीच में। मतलब पहली बात सही है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं सभी पाठक कवि हैं। जितने भी पाठक हैं, ये जितने भी पाठक हैं, क्या सारे पाठक कवि हैं, नहीं। अगर सारे पाठक कवि होते तो चलो ये तो मैंने मान लिया है, फिर ये लोग कौन है भी, समझ पा रहे इस बात को। सारे पाठक कवि नहीं हैं, ठीक है, कुछ ही हैं, बाकियों का हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकते हैं। कवि तो वो हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है, हमें बस इतना पता था। मतलब जो हमारा दूसरा था ऑप्शन वो हो गया गलत। इसका जो कंक्लूजन निकल कर आता है केवल इतना आता है कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही है। अब आप पढ़िए इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्या 2 सही है, नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष ए मिलनसार है, जो निष्कर्ष पहला है वो मिलनसार है। तो हाँ, ये बात सही है। आप जैसे ही दूसरा देखेंगे और वो सही है, आप बी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आपको सी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको डी देखने की जरूरत नहीं है। आपका यहां तक हो गया तो वो सही है। क्लियर है, आपको बी और सी बिल्कुल भी नहीं देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शर्ट का रिलेशन वस्त्र से है, वैसे ही आलू का रिलेशन बताइए। एक बात बताइए, जो आपके वस्त्र होते हैं, वस्त्र क्या है, वस्त्र का ही तो एक टाइप है क्या, शर्ट। समझ पा रहे हैं, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, ये इसी का ही टाइप है। ऐसे ही आपको बताना है कि जो आलू है, पोटैटो है, वो किसका टाइप है। इनमें से देखिए ऑप्शन, ऑप्शन डी वेजिटेबल। भाई ये वेजिटेबल का ही तो टाइप है आलू, डी लगाते ही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोडेड वाला। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनमें क्या होता है, आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और उसको कोड कर दिया जाता है। सेम आपको एक और वर्ड दे दिया जाता है, उसे भी कोड कर दिया जाता है। सभी वर्ड्स का जो अल्फाबेट है वो अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा एंट्री, ENTRY, एंट्री। इसको किस तरह से कोड किया गया है, इसे किया गया है 98462। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, ई की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी, ई का नंबर पढ़ा था वो क्या था 5, एन का क्या था 14, टी का 20, इस तरह से थे। लेकिन यहां तो अलग ही है। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से मान लिया है कि भाई ई का मान 9 है, एन का मान 8 है, टी का मान 4 है, तो आपको भी यही मानना है। अब आपको टी की वैल्यू 20 नहीं माननी, आपको यही मानना है। एंट्री क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, अगला इसने बोला है क्या, स्टडी। इसने स्टडी का बता दिया। स्टडी का जो नंबर है, कोड है, वो क्या है 749312। ये आपका स्टडी का कोड है। अब आपने पूछा क्या है, आपने अब इसने जो भी पूछा है ना, आपको उसके अल्फाबेट उठाते जाने और लगाते जाना है। NEA, एन क्या क्या है 8, ई का क्या है 9, ए का क्या है 3। क्लियर है। अगला वर्ड क्या है
टी का क्या था 4, अगला क्या है एन का क्या है 8। ये आपकी कुछ सीरीज बन रही होगी, ऐसा कुछ ऑप्शन में हो रहा होगा। आपको ये सारे करने की जरूरत नहीं है, आपको इस ऑप्शन देखना है कि वो कहां तक आपका साथ दे रहा है। 8 9 3 4 8 किस किस में है भाई? 8 9 ए हट गया, अगला 6 है, अगला चेक करो बी ऑप्शन 8 9 3 4 8 9 3 4 8 8 9 3 4 9 बी हट गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं 8 9 3 4 8 8 9 3 4 8 सी हो सकता है। डी चेक करते हैं 8 9 4 डी भी हट गया। ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और ये चीज मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप इसको माइंड में भी कर दोगे। आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है, इतनी चीज तो आपको दिख ही रही होगी ना, आपको बस यही तो निकालना है। समझ रहे हैं? आपको बस ऐसे कर देना है। क्लियर है? विद इन 10 सेकेंड ये आपका आंसर आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी अपने पेपर पर नहीं लिखना है, आपको बस देखना है और माइंड में आइडिया लगाना है क्या हो सकता है। देखिए चलिए करते हैं। 2 4 12 48, अगला क्या है 240। ये आपसे पूछा है। एक बात बताइए, सीरीज को देखिए, आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा? मतलब ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो रहा होगा। 4 दूनी 8, लेकिन 8 तो यहाँ है नहीं, मतलब वो डबल वाला सीन हमारा फेल हो गया। और क्या हो सकता है? इसमें 2 जमा किए 4 बना, इसमें भी 2 जमा कर देते 6 बनता, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या हो सकता है? मैंने एक चीज देखा 2 × 2, लेकिन यहां देखा तो 2 × 3, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 पंजे 240, मतलब कि 240 छिक्का जो भी होगा वो हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। 240 को जैसे हम 6 से इंटू करेंगे हमारा आंसर आ रहा होगा। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये इंटू करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी ही है जो कितना ज्यादा जा रहा है और इसके यूनिट डिजिट पर यहां 0 4 बना रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ए भी है, ए क्या है 440, लेकिन मुझे एक बात पता है कि ए इसका नहीं हो सकता आंसर। क्यों? क्योंकि 240 का हम 6 टाइम इंटू करेंगे तो 440 तो बन ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1400। आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आप ये छोटी छोटी चीजें अगर कर पाएंगे तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचाएंगे। उस टाइम को आप मैथ में यूज कर रहे होंगे और भी जगह उसको यूज कर रहे होंगे, लेकिन यहां से आप कम से कम वो टाइम बचा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल भी सीरीज नहीं बनानी, आपको बस स्क्रीन पर देखना है कंप्यूटर पर और आपको आंसर निकालना है। देखिए सीरीज क्या चल रही है, PQRS, अगला क्या होगा T। ठीक है, सेकंड वर्ड देखिए BCDE, अगला क्या होगा F। क्या ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हैं? नहीं, A और B तो सेम है। अगला देखिए जो थर्ड लेटर चल रहा है ABCD, अगला क्या होगा E। कहने का मतलब ये हमारा आंसर है। क्या है? TFE है किसी में B सवाल का आंसर हो गया। देखते ही करना है, बिल्कुल भी आपको कॉपी पेन नहीं चलाना। मैं समझा रहा हूं इसलिए मार्कर का यूज कर रहा हूं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका डिक्शनरी का है। देखिए डिक्शनरी के क्वेश्चंस करने बहुत आसान है। यहां बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि जो अल्फाबेट से इनको अरेंज कर देंगे तो पहले नंबर पर क्या आएगा। वो पूछ सकता है लास्ट में क्या आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए। दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुसार में व्यवस्थित करें और जो पहले आता है उसका चयन करें। मतलब आप इनको लगा देंगे सीरीज से। ठीक है, ये पहले नंबर पर आएगा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। आपको बताना है कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपको पता है कि हाँ भाई ए का प्लेस 1 होता है, सी का प्लेस 3 होता है, तो आप इसको तुरंत कर देंगे। क्लियर है? वरना आप इसको वैसे भी अरेंज कर सकते हैं। क्या? एक्यूमुलेट, एक्यूट, अकाउंट और अचीव, ये 4 वर्ड्स हैं। अब आप देखिए ACC, 2 में C आ गया, मतलब ये प्रायोरिटी पर है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो हट जाएगा, बचा क्या? ए और सी। इन 2 में से एक मेरा आंसर होगा। अगर मैं फोर्थ लेटर देखूं, इसमें यू है और इस वाले में फोर्थ लेटर क्या है? ओ का नंबर कितना होता है? 15, यू का क्या होता है? 21। इसका मतलब ये कम होता है। सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको नंबरिंग आनी चाहिए तो आप इसको तुरंत कर देंगे और माइंड में ही कर देंगे, ऐसा देखना या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी इस सवाल का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोडिंग का। ठीक है, इसने फिर वही कोड कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, ए को अगर हम 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं और सी को 3 लिखते हैं, इस हिसाब से इसका कोड क्या बनेगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा होगा। आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका क्या बनेगा भाई?
फटाक से बता दो मुझे। बी का 2 हो गया, आई 9 हो गया, डी 4, 4, 9 और 3, ये सवाल का आंसर होगा भाई। होगा या नहीं होगा? अगर आपको अल्फाबेट का नंबर पता है आप इसको तुरंत कर रहे होंगे। क्या होगा भाई? 29, 44, 93। किसमें है भाई? 29, 44 और 93। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए जी, डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखिए, इसके लिए आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एक सर्कल बनाकर 6 लोग बिठा देने हैं। ये हो गया। अब वो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे उस तरीके से इनको अरेंज कर दीजिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है अनिल भरत और दिलीप के बीच में बैठा हुआ है। ये अनिल है, ये भरत है और ये दिलीप है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं अभी? भरत यहां भी हो सकता है, दिलीप इधर हो सकता है। क्या पता भाई अनिल के दाएं में भरत हो और बाएं में दिलीप हो। जरूरी इसने ये थोड़ा ना बता रखे उनकी पोजीशन क्या है, उसने ये बता रखे दोनों के बीच में है। हमने इतनी चीज लिख ली। आगे ये क्या कह रहा है? अगली लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन में आगे ये कह रहा है तथा विजय राम और कार्तिक के बीच में है। विजय कहां पर है अभी? ये हो गया आपका विजय, और विजय कहां है? राम और कार्तिक के बीच में। फिर से वही बात आ गई, राम हमारा कहां हो सकता है? अंदर भी हो सकता है, और राम इस साइड भी हो सकता है और कार्तिक इस साइड भी हो सकता है। हमने वो भी बना दी। जितना पॉसिबल हो रहा था हमने उसको भी बना दिया, और जो रियल हो रहा था हमने वो भी बना दिया। चेक करेंगे ये आगे क्या कहना चाह रहा है, कौन सी इसमें जो है सेटिंग बिल्कुल सही बनेगी। अगली लाइन ये क्या कह रहा है? अगली लाइन ये कह रहा है राम भरत के बाएं से तीसरे स्थान पर है। राम कहां है भाई? राम ये रहा, राम ये रहा, भरत ये रहा। भरत के बाएं, ये भरत का दायां हो गया, ये भरत का बायां हो गया। ऐसे ही तो बैठा हुआ है जैसे मैं हूं, ये मैं यहां भरत बैठा हूं। तो भरत क्या कह रहा है? ये राम भरत के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ये भरत है, भरत से तीसरे स्थान पर बाएं, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये बैठा हुआ है राम। कहने का मतलब आपका क्या आता है कि इसको हटा दीजिए और इसे हटा दीजिए और अंदर वाले इन दोनों को हटा दीजिए। ये आपकी पूरी सेटिंग अरेंजमेंट बन गई। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये अब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब आप उसको चाहे क्रॉस चेक कर सकते हो, इसने जो भी बोला है उसी तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है? राम आपका कहां आ गया? इधर आ गया, ठीक है। और के से जो आपका कार्तिक था वो आपका इधर आ गया। ये 6 के 6 लोग इस तरीके से बैठे हुए थे। अब आपने जैसी इसकी सीटिंग अरेंजमेंट बना दी, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फटाक से आंसर देना है। आपका जो भी टाइम लगेगा, 1 मिनट लग रहा हो, 1.5 मिनट लग रहा हो, जो भी लग रहा हो आपका इसी में लग रहा होगा और कहीं नहीं लगेगा। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसको उड़ा देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी चीज को ऐसे ही रखेंगे, इसको रफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है विजय के संबंध में अनिल की स्थिति बताइए। देखिए विजय कहां है आपका? विजय ये रहा। अनिल कहां है आपका? अनिल ये रहा। अब आप ऑप्शन पढ़िए। दाएं से दूसरा, क्या ये दाएं से दूसरा है? नहीं, दाएं से दूसरे पर तो ये है। अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? दाएं से तीसरा, क्या दाएं से तीसरा है? हाँ, विजय के दाएं से तीसरे नंबर पर कौन है? अनिल बैठा हुआ है। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? विद इन 5 सेकंड हमने इसका आंसर दे दिया। बी, सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिलीप और विजय के बीच में कौन है? दिलीप कहां है आपका? दिलीप ये रहा। विजय कहां है? ये रहा। दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? राम। राम इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सी, राम कहां है आपका? डी। डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा राम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका भरत और विजय के बीच में कौन बैठा हुआ है? भरत कहां है आपका? भरत ये रहा। विजय कहां है आपका? ये रहा। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? कार्तिक। कार्तिक इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कार्तिक कौन से ऑप्शन में? अभी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आप इसको टिक करोगे। तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए। कैसे? केवल हमें ये बनाने में टाइम लगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप कर दोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपनी आगे भी आने वाली सीरीज जो है वो इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे हर तरह के मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सीरीज दे रखी है एक और उसी सीरीज में चल रहा है। कैसे? जैसे 2 और 3 का एक पेयर है, ठीक है। आगे क्या है? 3 और 5 का एक पेयर है। आगे क्या है आपका? 5 और 7 का एक पेयर है। मुझे एक बात समझ में आई, जो भी इस नंबर का लास्ट का है वही यहां स्टार्टिंग में आ जा रहा है। कहने का मतलब मेरा जो 11 और 13, कहने का मतलब मेरा जो आंसर होगा उसके स्टार्टिंग में 13 तो होना ही होना फिक्स है। कहने का मतलब ऑप्शन बी 15 तो हट गया। चलिए आगे, ये सारे नंबर कौन से हैं? ये सारे प्राइम नंबर हैं। कहने का मतलब सीरीज से ही तो प्राइम नंबर चले आ रहे हैं। 2, अगला 3,
5 7 करते करते 13, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा 15 नहीं 19, 19 से पहले 17 आता है, मतलब 13 और 17 इन दोनों का जोड़ा बन रहा होगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा 13 और 17, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये सारा लिखना नहीं है, केवल आपको इतना देखना था। क्लियर है? अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करने की इतनी जरूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे आने वाली जो सीरीज है एनटीपीसी की वो आप देख सको और आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन भी अपना ऑन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। देखिए आपको 4 चीजें दे रखी हैं, आपको बताने इनमें से अलग क्या है। हाथी, गरुड़, तेंदुआ, चमगादड़। देखिए अगर मैं देखूं उड़ने वाला कौन सा और जमीन पर कौन सा रहता है, फिर भी मैं फंस गया गरुड़ और चमगादड़ में। फिर मैं क्या देखूंगा, मैं इसमें एक चीज देख सकता हूं, क्या चमगादड़ है स्तनधारी, तेंदुआ भी स्तनधारी और हाथी भी स्तनधारी। कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या गरुड़, ईगल। ईगल क्या है, ईगल अंडे देता है। क्लियर है? ईगल क्या करता है, ईगल अंडे देता है। बी इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 20 सवाल का आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है। इन्होंने क्या कर रखा है, किंडल को जिस तरीके से कोड करके लिखा है उसी तरीके से आपको बता देना है फैशन को हम कैसे लिख रहे होंगे। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने करा क्या हुआ है, आप इसको देखते ही समझ गए होंगे। ई का स्पेस यहां ले आए, एल यहां ले आए, डी इधर ले आए, एन इधर, आई यहां और के इधर। मतलब इन्होंने सभी के जो स्पेस है, इनके जो स्थान है वो उल्टे कर दिए हैं। के स्टार्टिंग में था, सबसे लास्ट में आ गया। ई सबसे लास्ट में था, सबसे पहले आ गया। फैशन को भी कर देना है भाई। मैं फैशन को उल्टा करूंगा, कैसे लिखा जाएगा, एन लास्ट में था, स्टार्टिंग में आ जाएगा, एन के बाद आएगा ओ, फिर आएगा आपका आई, फिर आपका क्या आएगा भी एच, फिर एस, फिर ए और फिर एफ। बन गया फैशन, बन गया। क्या आपको ये पूरा लिखने की जरूरत है? मैं कहता हूं बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने 3 या 4 लेटर तक गए, आपको वहीं आंसर मिल जाएगा। चेक करिए, एन ओ आई एच किस में है, एन ओ आई एच ए में नहीं है, बी में एन ओ बी भी नहीं है, सी में देखेंगे आई ओ बिल्कुल नहीं है, डी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब 3 नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर है? इस तरीके से करके हम इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चिन्ह जमा और भाग को बदल दिया जाए और 2 और 4 को बदल दिया जाए तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ऑप्शन देखते ही इनको सॉल्व करने लग जाना है। क्या करना है, आपको कंप्लीट नहीं लिखना। जैसे इसने जो दे रखा है 4, ऑप्शन ए की बात करें तो 4 भाग 2, ये नहीं लिखना, आपको उनको इंटरचेंज करके लिखना है। किस तरीके से लिख रहे होंगे आप, आपको सबसे पहले लिखना है 2, ठीक है, फिर लिखना है 4, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 3 और लिखना है 6। इस तरीके से लिखा। अब साइन चेंज की भी वो कह रहे हैं कि भाग और जमा को आपको चेंज कर देना है। ठीक है, यहां डिवाइड था, क्या आ जाएगा जमा, यहां क्या हो जाएगा आपका भाग, और ये क्या हो जाएगा इजिकल टू। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना, जी हां, बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना। आप देखते ही समझ जाओगे क्या कि 4 में से जैसे मैं 3 को भाग करूंगा आंसर पॉइंट में आ रहा होगा, कुछ भी जमा कर दो पॉइंट में आएगा। 6 तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता। भी बात आ रही है समझ में। अगला चेक करते हैं, बी आपका क्या कह रहा है, 2 और 4 को चेंज कर दिया। अभी मैंने 4 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया। क्लियर है? आगे ये क्या कह रहा है आपको, इजिकल टू, और आपका ये हो जाएगा डिवाइड और ये हो जाएगा आपका क्या प्लस। इसको करके देखते हैं। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 और 3 5। ये भी आपका नहीं होगा। आपको वैसे माइंड में ही सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही देख लोगे, 2 दूनी 4, 2 और 3 5, 5 आना चाहिए, 3 आ रहा है। ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला सी चेक करते हैं। सी क्या कह रहा है, फिर वही आप इसको चेंज कर दो। 2 मैंने पहले लिया, फिर 4 लिया, फिर 6 लिया, और आंसर क्या 1.5। क्या ये बनेगा? देखिए अब आप इसके टर्म्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो क्या बन रहा है आपका, ये आपका हो गया डिवाइड और ये आपका क्या हो गया प्लस। क्या यही है? हाँ बिल्कुल यही है। डिवाइड करेंगे क्या आएगा अभी, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये 0.5 आ जाएगा। इसमें प्लस करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा 6.5। मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है ना, मेरा सी है। अब आप एक बात बताइए, सी ए मेरा आंसर नहीं है, बी मेरा आंसर नहीं है, सी मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर होगा क्या, डी मेरे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आपको डी चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डी सवाल का आंसर होगा। अगर आप सब कुछ सही करते आ रहे हैं तो आपको
आपके अंदर आप में खुद में एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार ये 3 नहीं हो सकते, डी सवाल का आंसर होगा। वो एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, डी को टिक करके आप आगे निकल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अल्फाबेट सीरीज का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जेड बी वाई सी एक्स, अगला बता दो। देखते ही सॉल्व नहीं हुआ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है भाई, ए बी सी, अगला क्या होगा डी। अब ये उल्टी चल रही है, 26 25 24 23, 23 पे क्या आ जाएगा डब्लू, डब्लू ये लो जी, है भाई कहीं डी डब्लू, हाँ जी है, कहाँ बी, 20 सवाल का आंसर हो गया, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, 20 सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट के होते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में। आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं। सोचिए आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आप एक ऑफिसर बन गए, एनटीपीसी में आपकी जॉब लग गई, ठीक है, और आपके सामने कोई एक नेगेटिव बंदा आ जाता है, कोई बंदा ऐसा आ जाता है जिससे आपको जानकारी निकालनी है, तो वो आपको 10 बातें बोल रहा होगा। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक वो ऑफिसर माइंड होना चाहिए कि उसकी 10 बातों में किन बातों की वैल्यू है, उन 10 बातों में से कौन सी बातों का अर्थ निकलता है, कौन सी बातों का मतलब है। उसने 10 बातें बोली, 10 में से केवल 2 ही बातें उसकी सही थी, 8 का तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। आपके अंदर वो एनालिसिस करने की पावर होनी चाहिए, वही इसने इस क्वेश्चन में दे रखा है। आपका वही जांचना चाह रहा है कि क्या आपके अंदर वो पावर है, तो आप इस चीज को चेक कर लीजिए। कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, अंत से उसकी रैंकिंग क्या होगी। एक बात बताइए, आपको उसकी लास्ट की रैंकिंग बतानी है। स्टार्टिंग में वो कौन से नंबर पर है, अभी स्टार्टिंग में वो है सर कौन से पर, 18वें पर, 1 2 चलते आ रहे हैं, 18वें पर है। अब मैं लास्ट से उसकी रैंकिंग कैसे बता सकता हूं, मैं जब बता सकता हूं जब मुझे पता हो इस पूरी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। देखते हैं कहां वो किस स्टेटमेंट में बता रहा है कि मुझे टोटल बच्चे कहां पता चलेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कक्षा में 47 बच्चे हैं, ये लो जी। क्या मुझे और कोई स्टेटमेंट की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, केवल मुझे ये पहली स्टेटमेंट ने ही बता दिया कक्षा में 47 बच्चे हैं। अगर 47 बच्चे हैं और स्टार्टिंग से वो 18वें नंबर पर है, तो 18 में से एक घटा दो, कितना 17, 17 बच्चे तो यहां थे, और यहां कितने होंगे, 47 में से 17 घटाएंगे 30, 30 बच्चे यहां होंगे। अगर मैं गौतम की बात करूं, वह स्टार्टिंग से तो 18वें नंबर पर है, ठीक है, और अगर मैं पीछे से बात करूं तो वो कौन से नंबर पर आ जाएगा, 30वें नंबर पर आ जाएगा। उसने बिल्कुल नहीं पूछा कि वो पीछे से कौन से नंबर पर है, उसने बस इतना पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट, पहली और दूसरी, क्या आप इन दोनों का यूज करके आंसर निकाल पा रहे हैं, या केवल पहली का यूज करके आंसर निकाल पा रहे हैं, या केवल दूसरी का यूज करके आंसर निकाल पा रहे हैं। क्लियर है, हमें दूसरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पहली स्टेटमेंट से ही इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट एक ही मतलब काफी है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपको ऑप्शन बताने के कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, बच्चे अक्सर इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं। देखिए इसमें एक लक है कि अगर आपने ए चेक करा सही हो भी सकता है, नहीं, बी चेक करा, सी चेक करा, डी चेक करा, आप एक एक करके चेक करते आइए, जो सही निकला वही आंसर है। आप डी तक जाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। मान लीजिए किसी ने पहले डी को चेक करा और उसका वही सही निकल गया, वो सही कर गया, आपको देखना है। मेरी राय ये है, अगर आप इसको चेक करो तो हमेशा नीचे से चेक किया करो, हमेशा पहले डी को चेक करा, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। क्लियर है, और अगर ऐसे भी नहीं करो तो क्या इसमें देखोगे कौन सा थोड़ा कॉमन है या कौन सा थोड़ा मतलब बाकियों से अलग है। जैसे अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ए का जो आंसर है 38/3, बी का भी कुछ ऐसा ही है, सी का भी ऐसा ही है, डी का ऑप्शन क्या है -71। तो मैं एज अ टीचर सबसे पहले चेक करूंगा डी को। इसमें सभी के ऑप्शन में क्या क्या है, 9 9 9 9। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर खुद हिंट दे रहा है। ठीक है, चलो बाकी इसको चेक करके देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले चलो डी को ही चेक कर लेता हूं, तो डी क्या कह रहा है, 9 9 9 9 9। कितने बार है, 5 बार 9 है। पहले में इन दोनों के बीच में क्या है, सी, सी किसको डिनोट करता है, सी बताता है आपके प्लस को। क्लियर है, ए किसके लिए सूचित करता है, डिवाइड को। आगे क्या कह रहे हैं, डी, डी आपका क्या बताता है, माइनस, और लास्ट वाले में है आपका बी, बी आपका क्या डिनोट करता है, इनटू। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और अगर आपका आंसर -71 आया तो ये आपका सही है। क्या हो जाएगा, यहां 1 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है, 9 ने 81, 10 में से 81 गए, -71, ये सवाल का आंसर हो गया। केवल ये एक
तुक्का ही कह सकते हैं या एक अजम्पशन कह सकते हैं कि हाँ मैं हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा लास्ट से चेक किया करिए, या नहीं तो ऑप्शन में देखोगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जल्दी सॉल्व होगा। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं चाहता कि वो आपका टाइम वेस्ट कराए, वो चाहता है कि आप कैसी ना कैसी इसका लॉजिक पकड़ो। क्लियर है? डी दिखा, डी इस सवाल का आंसर है। अगर आप चाहो ए बी सी करके वो भी चेक आओगे तो वो गलत होते जाएंगे, डी आपका आंसर निकल जाएगा। डी इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने एक सेकंड टाइप में डिवाइड कर रखा है, जब ये पॉइंटिंग करके बताते हैं कि किसी भी पर्सन को पॉइंट करके बता रहे होंगे कि वह मेरे चाचा के लड़के का लड़का है, मतलब इस तरीके से रिलेशन बता रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कभी भी सॉल्व करें, एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, खुद के ऊपर ले लें। बहुत बढ़िया। आपको बिल्कुल भी इसमें मैप बनाने की या वो जो आप बनाते हो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप माइंड में करिए, सबसे बढ़िया तरीका है, और खुद के ऊपर ले लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दीपक का परिचय कराते हुए राजू ने कहा, समझ लीजिए राजू आप हैं, मैं राजू हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता मतलब मेरे दादाजी, आगे चलिए, की सुपुत्री, मेरे दादाजी की बेटी, मतलब मेरी कौन हुई, मेरी बुआ बन गई। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप इस तरीके से रिलेशन निकालेंगे, आप पढ़ते जाएंगे लाइन, माइंड में इमेजिनेशन बनती जाएगी, आपके माइंड में खुद आपके रिश्तेदार बन रहे होंगे कि हाँ ये तो मेरी बुआ बन गई, हाँ ये उनकी बेटी मतलब मेरी कौन हुई, मेरी बुआ की बेटी मेरी कौन हुई, बहन बनी। आप अपने आप ही इसको कर रहे होंगे, केवल माइंड में करिए। कैसे? दोबारा देखते हैं। दीपक का परिचय कराते हुए राजू ने कहा, मैं राजू हूं और मैं कह रहा हूं, क्या कहा मैंने, वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता मतलब मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी की सुपुत्री मतलब मेरे दादाजी की बेटी, मेरी कौन हुई, बुआ, ठीक है, मेरे बुआ के पति हैं। अब वह मेरी बुआ के हस्बैंड है, मेरे कौन हुए, फूफा जी। अब इसमें दो बातें आएंगी, इसको मैं समझाता हूं। एक तो मैं जो कि राजू, और जो रिलेशन बना वो कौन है, वो मेरे फूफा जी हैं। क्लियर है? अब वो ये पूछ सकता है कि इसका रिलेशन बताओ, या वो ये पूछेगा कि इनका संबंध बताओ। अगर मैं बात करूं इनसे कि इसका क्या, राजू का क्या संबंध है, तो ये तो है भतीजा। क्लियर है? और अगर इसके बात करूं कि यार इनका क्या संबंध है, तो ये कौन है, ये इनके फूफा जी हैं। क्लियर है? ये दोनों हो गए। अब यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप ऑप्शन पे नजर डालिए। ऑप्शन ए है सन इन लॉ, बी है ब्रदर इन लॉ, सन ब्रदर। क्या बात है अभी? ऑप्शन तो कोई भी मैच नहीं आ रहा। एक बार फिर देखते हैं। वह मेरे पिता के पिता की सुपुत्री के पति हैं। मेरे पिता के पिता मतलब मेरे दादाजी, उनकी सुपुत्री मतलब मेरी बुआ, मेरी बुआ के पति मतलब मेरे फूफा। राजू का दीपक से कैसा संबंध है, राजू का संबंध कौन है, भतीजा। इस सवाल का आंसर होगा भतीजा। चारों ऑप्शन गलत हैं। आपके देखिए, आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका आंसर भतीजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं श्योर नहीं हूं, एक बार चेक कर लिया बस, मैंने अब इसको दोबारा चेक कर लिया, भतीजा आ रहा है, आंसर भतीजा ही है। चारों ऑप्शन गलत है। आपको करना क्या है, कोई भी टिक मारिए या क्वेश्चन ऐसे छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चे क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन इतना आसान क्वेश्चन, यार नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 मिनट वो इसी क्वेश्चन में लगा देगा। आपके एग्जाम में गलत क्वेश्चन भी आएंगे, और मैं तो कहता हूं गलत क्वेश्चन भी डालने चाहिए। जिन बच्चों को खुद में बिलीव नहीं है, जिनको लगता है कि यार मेरे से नहीं, वो मेरा बन ही नहीं रहा, कैसे नहीं आ रहा, तो वो तो फंसेंगे। कम से कम 5 मिनट 4 मिनट इसी में लगा देंगे। लगा दो भाई, ये क्वेश्चन गलत होगा, इसका मार्क्स सभी को मिल रहा होगा। क्लियर है? आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए आपके अंदर। मैं हमेशा बोलता हूं सेल्फ बिलीव इज एवरीथिंग। आप में सेल्फ बिलीव होना चाहिए। भतीजा इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया आपका ब्लड रिलेशन का, पॉइंटिंग वाला टाइप है। अभी हम क्वेश्चन को करके हटे हैं, सेम उसी पैटर्न पर उसी तरीके का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल भी वो प्लस माइनस वो बिल्कुल भी मैपिंग नहीं करनी, आपको माइंड में ही सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैं सभी का रिप्लाई करूंगा, इसका आंसर आपको खुद बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको खुद सॉल्व करिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से क्वेश्चन आपका आ गया किसका, समीकरण का। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया आपको सबसे पहले जो भी इक्वेशन बोल रहा है आपको वो इक्वेशन लिख लेनी है। 20 8 8 4 2 आपने इक्वेशन लिखी। अब आपको यहां पर जो इसके सिंबल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पुट करना है, आपको पहले से इसको पुट नहीं कर देना। यहां गुणा था लेकिन वो क्या कह रहे हैं, गुणा के लिए आप किसका यूज करेंगे, जमा का। लो जी कर दिया। आगे ये क्या कह रहा है, भाग, भाग के लिए आपको किसका यूज करना है,
भाग के लिए आपको घटा का यूज करना है, लो जी कर दिया। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है घटा, घटा के लिए आपको किसका यूज करना है, डिवाइड का, लो जी कर दिया। आगे क्या कह रहा है, ये योग, जमा के लिए आपको किसका यूज करना है, गुणा का, ये लो जी यहां कर दिया। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ रहा होगा। क्या आप इसको कॉपी पेन से यूज करेंगे, नहीं करेंगे, आपको ऐसे देखना है अब इसको अपनी शीट पर, रफ शीट में बस आपने इतना लिखा, इसे देखते ही आप सॉल्व करोगे। कैसे, ये भाग का है, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 2 दूनी 4, मतलब यहां तक आया -4। क्लियर है, 20 और 8 28, 28 में से 4 गया, 24 मेरा आंसर हो रहा होगा। इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है, आपको चीजें माइंड में ही सॉल्व करनी है। रीजनिंग ऐसी है, आप 80 to 90% रीजनिंग को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको करवा के रहूंगा। आपको वो चीज माइंड में ही सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करिए, आपसे चीजें माइंड में ही सॉल्व हो रही होंगी। 24 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम किंग्स आर क्वीन, कुछ राजा रानियां हैं। ये लो जी, फटाक से वेन डायग्राम बनाओ। ये था आपका क्या, राजा, ये क्या था आपका, रानी। क्लियर है, अब इसने क्या बोला है, सभी रानियां सुंदर हैं, जितनी भी रानियां हैं वो सारी रानियां क्या हैं, सुंदर हैं। ये लो जी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सुंदर हो गया। जैसे ही आपने ये बनाया, अब आपको कंक्लूजन पे शिफ्ट हो जाना है। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला आपको कह रहा है ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, सभी राजा सुंदर हैं। भाई सारे राजा सुंदर है क्या, नहीं, केवल ये इतने ही तो राजा सुंदर है, बाकी के नहीं है। पहला क्या हो गया आपका, गलत। दूसरा पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, सभी रानियां राजा हैं, क्या जितनी भी रानियां हैं वो सारी रानियां राजा हैं। दूसरा भी आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि केवल मुझे इतनी ही तो पता चले हैं, ये इतने राजा हैं वो रानियां हैं, बाकी के राजा रानी नहीं है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर राजा रानी कैसे हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, इसमें क्लियरली एक बात मेंशन होती है, वो अगर बोल रहा है कि कुत्ता बिल्ली है तो कुत्ता बिल्ली है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑफलाइन बैच में बच्चे यही बोलते हैं सर राजा रानी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए। पहला भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपके लिए गिफ्ट भी है। गिफ्ट क्या है, मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया है, वो वीडियो देखकर चीज़ें समझ जाते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके डाउट आने शुरू हो जाते हैं। अब ऑफलाइन बैच तो है नहीं कि वो टीचर से अपने डाउट पूछ ले। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है, हमने टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप भी मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन मर्यादा का आपको ध्यान रखना है, किसी दूसरे बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, किसी भी चीज में डाउट आ रहा है, आपको उसकी फोटो खींचकर हमें सेंड कर देनी है। हम उसका आंसर विद डिटेल सॉल्यूशन आपको बता रहे होंगे। क्लियर है, पर्सनली हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे होंगे, जैसे मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में होता हूं। क्लियर है, आपको उस ग्रुप में जुड़ जाना है। उस ग्रुप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, इस एग्जाम को लास्ट एग्जाम समझिए और ये आपको क्लियर कर देना है। अगर आपको हमारी महा रिवीजन की सीरीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच वीडियोस।